लोकसभा निवडणुकीची चौथ्या टप्प्याची रणधुमाळी। मुंबईतही दुमदुमला अब की बार 400 पारचा नारा। दिग्गज नेत्यांची लोकसभेसाठी प्रचार रॅली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयलांची खास बातचीत। लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या सुरू आहे आणि महाराष्ट्रातली निवडणूक आता मुंबईच्या दिशेने येते आणि याच दरम्यान मुंबईमध्ये प्रचाराला वेग आलेला आहे। पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अतिशय विश्वासू आणि कॅबिनेट मंत्री केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री पीयूष गोयल आपल्या सोबत आहेत। त्यांच्या प्रचार रॅलीमध्ये आपण आलेलो आहोत। आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडून या सगळ्या त्यांच्या प्रचाराच्या बद्दल सुद्धा। पहली बार आप राज्यसभा से लोकसभा के इस मैदान में आए हैं। रास्ते की लड़ाई जो होती है वो लड़ाई कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट एग्जाम है आपका। मैं 40 साल से चुनाव लड़वा रहा हूँ और साधारणतः दूसरों के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इस बार खुद स्वयं जमीन पर उतर के जमीन से जुड़ना वो अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 10 साल के पूरे कार्यकाल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मोदी जी ने आप पर सौंपी है। जो भी जिम्मेदारी मिली वो बखूबी आपने निभाया है। आपको क्या लगता है मुंबई को आप क्या दे पाए? मुझे लगता है कि जब देश की समस्याओं का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसका सबसे बड़ा लाभ मुंबई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समावेशी विकास किया है। देश का ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जिसका विकास नहीं हुआ, और उसमें हमने अपने तरफ से जो भी उन्होंने जिम्मेदारी दी उसका लाभ देश को हो तो स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र और मुंबई को होता है। आप उदाहरण ले लीजिए, मैं रेल मंत्री था तो हमने देश के हर रेलवे स्टेशन पर वाईफाई पहुंचाया, हर रेलवे स्टेशन पे शौचालय बने पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए, लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए, वंदे भारत शुरू करी। मुंबई के सबर्बन में जो सफाई करवाई थी, लाखों ट्रक कचरा जो कांग्रेस 60 साल में छोड़ के गई थी, हमने उन सबको हटाया। सर, वंदे भारत के बारे में आपने कहा, क्या वंदे भारत एक गेम चेंजर है? माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जो सुविधाएं अरे क्यों पड़े हो चक्कर में मिलनी चाहिए वो हमने एक्सपैंड करते रहना है, जिससे हर एक को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का साधन मिल जाए। पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मैं जब रेल मंत्री था भारत में अनमैन लेवल क्रॉसिंग को शून्य कर दिया। पूरे देश में एक भी अनमैन लेवल क्रॉसिंग लगभग 2.25 साल तक 19 महीने तक एक भी पैसेंजर डेथ रेलवे एक्सीडेंट में नहीं, नॉट वन। बोलिए भारत माता की। बीजेपी बढ़ती हुई देखी है, आपके घर पे अब की ये बार होते हुए देखा है, फिर बहुत एक सारे बड़े बार नेताओं को आपने देखा है। मेरी माँ कहा करती थी कि जब मैं बहुत कम आयु का था तब भी सड़क के बाहर खड़े होकर कैंपेन करता था जनसंघ के लिए। जनसंघ के लिए आपने अटल जी, बसंत कुमार पंडित हमारे एरिया से एक बार खड़े हुए थे सायन माटुंगा से। तो मुझे मम्मी बताती थी कि मैं तब भी खड़ा होकर उनके लिए आजू बाजू में आने जाने वाले लोगों से बात करता था। लेकिन अब लगभग 40 वर्ष हो गए हैं भाजपा के लिए काम करते हुए। मेरा तो यहाँ तक सौभाग्य रहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, बांद्रा रिक्लेमेशन, वहाँ के आए थे, मेरे गाड़ी रुके थे और मैं ही उनको गाड़ी में लेके उस अधिवेशन में साथ में गया था। छोटा था, साथ में बैठा था, लेकिन बहुत सारे सुखद अनुभव हैं। बहुत कुछ उनसे सीखा, उनसे ध्यान आया कि समाज सेवा और राजनीति भी बहुत अहम भूमिका बनाएगी आगे देश के निर्माण में। और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे एक मौका दिया।
लोकसभा निवडणुकीच्या या प्रचाराच्या दरम्यान बोरिवली परिसरातल्या गोराई त्या सगळ्या परिसरामध्ये छोट्या छोट्या गल्ल्या आहेत आणि या छोट्या छोट्या गल्ल्यांमध्ये पोहोचण्यासाठी शोलेतली ही बाईक आणलेली आहे आणि या बाईकवर बसून या सगळ्या लोकांपर्यंत जनतेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न पियुष गोयल यांच्याकडून सुरू आहे. शोलेतली ही बाईक खरं तर खूप गाजलेली होती आणि शोले ही ब्लॉकबस्टर झालेला होता. बघूया हा प्रचार ब्लॉकबस्टर होतो का आणि लोकांचा याला कसा प्रतिसाद मिळतो. बीजेपी शिवसेना की दोस्ती जो 25 साल थी उसकी नींव आपके घर पे रखी गई थी. शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम है. वो क्या था, कैसा हुआ था? ये 1984 की घटना है. हाँ. 1984 में माननीय बाला साहब ठाकरे जी हाँ. मेरे घर में साइन में आए थे, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मेरा पूरा बचपन गुजरा है. और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे घर पे ठहरे हुए थे. हाँ. उनको मिलने आए थे माननीय बाला साहब. और मुझे अभी भी याद है बाला साहब थोड़ा पहले आ गए समय के. हॉल में बैठे थे, अटल जी अंदर कमरे में विश्राम कर रहे थे. तो मैं अंदर गया अटल जी को उठाने और उनको बाहर लाने. तब तक बाला साहब ने मेरे पूरे घर का निरीक्षण किया. अटल जी को मैं लेके बाहर आया, फिर उनकी चर्चा हुई हमारे ड्राइंग रूम में. और फिर वहीं से दोनों साथ में शिवाजी पार्क गए और वहाँ उन्होंने ऐलान किया, घोषणा की कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे. तब शिवसेना के मात्र 2 कैंडिडेट थे पूरे महाराष्ट्र में, 84 लोकसभा में. और उनके पास सिंबल नहीं होने के कारण कमल के सिंबल पे लड़े. कमल के सिंबल पे शिवसेना के 2 उम्मीदवार भाजपा के साथ लड़े थे. और आज भी असली शिवसेना, मेजर शिवसेना हमारे साथ है. धनुष्मान उनके पास है, शिवसेना हमारे साथ है. उद्धव ठाकरे जी एक लालच में, सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लालच में उन्होंने जो मोदी जी और फडणवीस जी को धोखा दिया, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी. आज जिस प्रकार से वो शिवसेना से अलग होके एक छोटा स्प्लिंटर ग्रुप चला रहे हैं, उन्होंने दर्शा दिया है कि पुत्र मोह शायद देश हित और पार्टी हित से उनके लिए ज्यादा. लेकिन वो कहते हैं कि आप मुखर गए. हमारा तो कभी ऐसा अरेंजमेंट या करार हुआ ही नहीं था. ये पूरी बेबुनियाद बात है. और उद्धव ठाकरे जी के सामने 2019 के असेंबली चुनाव में कितनी बार ये बताया गया हमारे नेताओं द्वारा कि फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हम वोट मांग रहे हैं. लोगों ने मोदी जी और फडणवीस जी को देख के वोट दिया था. तो विश्वासघात किया तो उद्धव ठाकरे. ठिकठिकाणी जोरदार असं स्वागत केलं जात आहे, औक्षण केलं जात आहे आणि महिलांकडून जो त्यांचा उमेदवार आहे या लोकसभा मतदारसंघातला त्या उमेदवाराचं एक स्वागत मोठ्या प्रमाणात केलं जात आहे. लहान मुलं सुद्धा इथं फुलं घेऊन पुढे आलेले आहेत, त्यांना सुद्धा त्यांचं स्वागत करायचं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घड्याळाचे हे सगळे झेंडे फडकताना तुम्हाला कदाचित वाटू शकतं की ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची तर रॅली नाही ना, पण असं नाहीये. राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेना आणि भाजप या महायुतीच्या सगळ्या झेंडे फडकत आहेत आणि महायुतीचे हे वेगवेगळे झेंडे महायुती एकत्रित कशी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण खरी कसोटी आहे ती म्हणजे आज हे एक प्रकारे वोट ट्रान्सफर किती होतं. खरंच राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, शिवसेना, भाजपची मतं एकमेकांना जातात का? भाजपच्या प्रचार रॅलीमध्ये मनसेचे झेंडे सुद्धा दिसत आहेत, मनसेचे कार्यकर्ते सुद्धा उतरलेले आहेत. तुम्हाला वाटतं मनसेची जी मतं आहे ती भाजपकडे वळतील या निवडणुकीमध्ये? नक्कीच वळली पाहिजे, कारण का ते साहेबांनी जे आदेश दिले त्या गुढीपाडवा जो आम्हाला आदेश दिलेला आहे साहेबांनी
त्या आदेशाचं पालन सर्व कार्यकर्त्यांना आम्हाला दिलेलं आहे आणि तो कार्यकर्ता पालन करायलाच पाहिजे. आणि या ठिकाणी आम्ही बोरिवलीमध्ये मेनबाईच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी सर्व शाखाध्यक्ष उपशाखाध्यक्ष आमचे जेवढे पदाधिकारी आहेत ते आम्ही सर्व भाजपच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानंतर कार्यकर्ते सुद्धा बिनशर्त कामाला लागलेले आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली 30 तारीख को हम सब पूरी संख्या में 100% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से आशीर्वाद भेजेंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी है कि देश के हर बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना है. प्रचाराच्या दरम्यान महायुतीचे उमेदवार म्हणून शिवसेना सुद्धा त्यांच्या प्रचारात सहभागी झाली आहे आणि शिवसेनेच्या या ज्या शाखा आहेत मुंबईतल्या त्या शाखांना भेटी दिल्या जात आहेत आणि या शाखांच्या माध्यमातून जे शिवसेनेचं काम केलं जातं त्या शाखांमधून शिवसैनिक सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा देत आहेत. उत्तर मुंबईचे सर्व शिवसैनिक आम्ही आमचं भाग्य मानतो की आम्हाला सन्माननीय पियुष गोयल साहेबांसारखे उमेदवार या ठिकाणी मिळालेले आहेत, जेणेकरून आमची कामं आता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कुठेही थांबणार नाही. आणि एवढा हसतमुख उमेदवार, एवढा सर्वांना भेटणारा उमेदवार, तळपत्या उन्हात देखील गल्लीबोळात जाऊन भेटणारा आणि सर्व उच्च शिक्षित असलेले आणि विशेषतः महायुतीतले जेवढे घटक पक्ष आहेत सर्वांना समान आदर समान स्थान देणारे असे उमेदवार भेटल्यामुळे आम्ही शिवसेना भाजप महायुतीच्या वतीने आम्ही पूर्ण महायुतीच्या वतीने आभारी आहोत आमच्या मोदी साहेबांचे आणि एकनाथ शिंदे साहेबांचे की पियुष गोयल साहेबांसारखे उच्च शिक्षित आणि आज केंद्रामध्ये असं स्वतःचं वजन ठेवणारे असे मंत्री आम्हाला मिळाले. महाराष्ट्र में दो पार्टियों के टूटने के बाद क्या आपको लगता है कि उनके प्रति कोई सहानुभूति है या कोई सिंपैथी की वेव है? पहली बात तो दो पार्टियां नहीं टूटी है. हाँ. शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है. हाँ. दोनों में एक एक परिवार के लोग हाँ. अपने महत्वाकांक्षा और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हाँ. उन्होंने अपने सिद्धांत मूल्यों का त्याग करके पार्टी से बाहर हो गए. पर पार्टी कोई टूटी नहीं है, पूरी पार्टी हमारे साथ है. सब जानते हैं दादा नेचुरल लीडर है हाँ. राष्ट्रवादी के. सब जानते हैं कि शिवसेना के अधिकांश 90% शिवसेना में ही रहे. उद्धव ठाकरे जी अपने लड़के को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे सिद्धांत को त्याग दिया. सिंपैथी तो आज देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी के साथ है, जिनको उन्होंने धोखा दिया. अब तो खुलासा हो गया है कि शरद पवार जी ने भी 2 मौकों पे धोखा दिया अजीत पवार को, 2017 में 2019 में. तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने जो किया है वो उसका महाराष्ट्र की जनता इनको माफ नहीं देगी. क्या कभी शरद पवार जी भी चाहते थे कि वो आपके साथ आए? शरद पवार जी ने 2 बार, अभी तो अजीत पवार जी ने सब बताया, हाँ. 2017 में और 19 में दोनों समय ये कहा कि बीजेपी का समर्थन करना है. हाँ. लेकिन छल किया बात में और छल के आधार पर उन्होंने पार्टी का गठबंधन अजीत पवार जी को करने को आदेश देने के बाद बैक ट्रैक किया. आप याद करिए 14 में भी हाँ. देवेंद्र फडणवीस जी को समर्थन तो दिया ही था एनसीपी ने. हाँ. 2017 में भी बात हुई थी उनके हमारे साथ आने की. और 2019 में भी अजीत दादा ने जो शपथ दी वो शरद पवार के कहने पे की. पर उन्होंने तीनों बार जो छल किया, जो षड्यंत्र किया, हाँ. शायद उसी के कारण बाकी एनसीपी के लोगों को ध्यान आया कि ये तो अपने परिवार के अलावा कुछ सोचते नहीं है. और इसलिए एनसीपी को लगा कि अब शरद पवार का नेतृत्व तो नहीं चलेगा, अजीत दादा हमारे असली नेता है. शरद पवार जी ने ऐसा भी कहा कि 2014 में आपको समर्थन देने का मकसद ये था
कि बीजेपी और शिवसेना अलग हो जाए? तो फिर तो उद्धव ठाकरे को चिंता करने की बात है हाँ। कि वो उनके साथ कब दगाबाजी करेंगे, उसकी वो चिंता करें। काय परिस्थिती वाटते तुम्हाला? मला तर बीजेपीच येणार असं वाटतंय. का वाटतंय तसं? कारण का मोदींनी एवढी कामं केली आहेत आता सगळं, हां. आणि तरुण मुलं पण त्यांच्या बरोबर आहेत. तुम्ही बघत आहात की आपले उमेदवार पियुष गोयलजी यांच्या रॅलीमध्ये गोराईचे नागरिक हे स्वतःहून उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले. महिला, पुरुष, ज्येष्ठ नागरिक सभी हाँ। बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी. हाँ। मोदी जी के लिए, पीयूष गोयल जी के लिए, सुनील राणे जी के लिए आज लोग गोराई में उमड़ पड़े हैं. या लोकसभा निवडणुकीमध्ये एक चर्चा अशी पण केली जाते, वडापाव की ढोकळा, अशा प्रकारची चर्चा केली जाते. खरंच असं काही वातावरण आहे का? गुजराती मराठी असा काही वाद आहे का? गुजराती मराठी असं नाही, हिंदू महत्वाचं आहे. हां. जे हिंदुत्व, आता लास्ट टाइम काहीतरी घोषणा झाली, जो हिंदुओं की बात करेगा हां. वही दिल्ली में राज करेगा. हां. तर तेच आहे महत्वाचं. कोणतरी म्हणेल ढोकला, वडापाव, मी गुजराती मराठी, असं काही नाही. हिंदुत्व महत्वाचं आणि हिंदू हा एक आहे. गोराई परिसरातल्या भीमनगरमध्ये या झोपडपट्टीतून प्रचार केला जातो. पीयूषजी, ये झोपड़पट्टी में लोगों को पक्के मकान चाहिए, क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 4 करोड़ से अधिक गत वर्षों में पक्के मकान गरीब से गरीब जो परिवार थे उनके लिए दिए, मुफ्त में दिए, और एक प्रकार से 20 करोड़ भारतवासियों का जीवन उद्धार किया. जीवन बदल के उनको एक पक्के घर में अच्छी परवरिश मिले बच्चों को, ये सुनिश्चित किया. अभी जो संकल्प पत्र लिया है मोदी की गारंटी 2024 के चुनाव का, उसमें पहले ही जो अध्याय चैप्टर है उसमें गरीबों की कल्याण की बात कहते हुए मोदी जी ने बताया है कि जहां हमारे कम आमदनी वाले भाई बहन परिवार, मोदी के परिवार के सदस्य रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी हो, बस्ती हो, चौल हो, उनको उन्हीं की जगह पर रिहेबिलिटेट किया जाए, स्लम्स को रीडेवलप किया जाए, उनका पुनर्वसन हो जहां वो रहते हैं वहीं पर. उसके लिए जो आवश्यक लगेगी नई नीतियां भी लाएंगे. सबसे सलाह मशुरा करेंगे. हमारी दिल की तमन्ना है कि हमारी सभी बहनें, हमारे सब बच्चे और इनके आगे आने वाली भविष्य में पीढ़ियां अच्छी परवरिश मिले, अच्छा भविष्य मिले, और ये देश को विकसित देश बनाना, देश को आगे लेके जाने के मोदी परिवार के सभी सदस्य सक्षम हो, सशक्त हो और देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए. लोकसभा निवडणुकीच्या या प्रचाराच्या दरम्यान उमेदवार आपल्याकडे येत आहेत. हे म्हणतात कार्यकर्ते असतील किंवा सामान्य नागरिक असतील त्यांच्या स्वागतासाठी दारावरती उभे आहेत. अशाच काही महिला आपल्यासोबत आहेत ज्या पियुष गोयल यांच्या स्वागतासाठी इथं उभे आहेत. तुम्ही तर एकदम असं जंगी स्वागताची तयारी केली आहे. हो, खूप छान. कारण आम्हाला थोडी म्हणजे खात्री आहे की यावेळेला विजय आपलाच आहे. विजय म्हणजे भाजपचा होणार? भाजपचाच आहे विजय. एक प्रकारची नाराजी सुद्धा आहे सरकारच्या बद्दल, अशी चर्चा आहे, त्याबद्दल काय म्हणतात? नाही, त्याच्याबद्दल मला नाही वाटत. ते सगळे चांगले आहेत. नावं ठेवणारी माणसं भरपूर असतात. दोन्ही बाजू असतात. नाराजी पण असते आणि आपण हे पण बघायला पाहिजे की चांगली कामं पण केलेली आहेत, ती पण लक्षात घेतली पाहिजे. कन्हैयालाल जी, क्या माहौल देख रहे हैं अभी आप? माहौल जो है एक्चुअल में अभी मोदी जी के फेवर में आ रहा है. ऐसा नहीं है कि नहीं है. और मोदी राज में जो हुआ है वो जो पहले 60 साल में नहीं हुआ वो अभी 10 साल में इम्प्रूवमेंट हुआ है. मतलब चेंज देख रहे हैं आप? हाँ, चेंज है. कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगी जो मोदी गवर्नमेंट ने की है? उन्होंने जो भी डिसीजन लिए, 3-4 डिसीजन ऐसे हैं कि जो कांग्रेस के राज में उन्होंने जानबूझ के नहीं लिए थे, लेकिन अभी वो मोदी राज में लिए.
हा एका सलून मध्ये आता आपण आलोय। दादा आप कहाँ से है? यूपी से। यूपी से है। महाराष्ट्र में कब से आप? हो गया 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। यूपी में क्या माहौल है? यूपी में यही कमल का मोदी जी का ही माहौल है। चल। और यहाँ पे बोरीवली में? बोरीवली में यहाँ पे अभी तो यही चल रहे हैं ना, इनका भी जो जिधर हम लोग हैं अंदर सब इनका ही है। आप कभी ऐसा जुलूस निकालो तो ट्रैफिक अटक जाता है, ट्रैफिक में लोगों को समय लगता है और शायद आप और मैं भी उस ट्रैफिक में फंसे। एक बार तो गुस्सा आता है, एक बार तो इरिटेशन होती है कि क्या जुलूस निकला। आप किधर भी देखिए, जिधर मैंने पिछले 40-45 दिन में घुमा हूँ, ट्रैफिक अटकी भी हाथ वेव करते हैं, नमस्ते करते हैं, कैमरा निकाल के फोटो लेते हैं। उनको डिले हो रहा है ट्रैफिक में, उसकी चिंता कम है, पर मोदी जी का आकर्षण इतना है कि वो एक बार देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, कौन आया है। बहुत आपके साथ रहने का बड़ा आनंद आया। हमें भी बहुत आनंद आया।